नमस्कार। मैं विजयपाल सिंह परिहार आज एक नए मुद्दे के साथ हूँ। आप जान ही रहे हैं कि अभी क्या है, सरकार ने हमारे फैसला ले लिया है जातीय जनगणना का। जातीय जनगणना तो जातीय जनगणना स्वतंत्र भारत में तो कभी नहीं हुई है ना। किसी किसी को कंफ्यूजन हो सकता है कि नहीं नहीं सर, वो क्या 2011 में हुई थी, मनमोहन सिंह ने करवाई थी, या कुछ राज्यों में जनगणना हुई। तो मैं आपको बता दूं कि राज्य जनगणना नहीं करवा सकते, ये संघ सूची का विषय है। क्या है? संघ सूची का विषय। संघ सूची का विषय है। तो केंद्र सरकार ये फैसला लेगी कि क्या करना चाहिए जनगणना के मामले में। ठीक है। तो अब बात होती है कि सरकार ने तो जातीय जनगणना का फैसला ले लिया, तो जातीय जनगणना से क्या करना चाहती है सरकार, क्या होने वाला है। विपक्ष भी तो मांग कर रहे हैं, बहुत दिन से विपक्ष वाले लोग मांग कर रहे हैं और विपक्ष वाले खुद भी हैं, है ना। तो अपने को राजनीति से तो मतलब नहीं है। देखो, राजनीति तो यहाँ डिस्कस करने आया नहीं कि भाई इससे बीजेपी को फायदा हुआ कि कांग्रेस को फायदा हुआ कि सपा को फायदा हुआ, किसी को भी फायदा हुआ, अपने को क्या करता है। अपने को तो ये समझना है कि भाई क्या है, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। और खासकर संविधान के नजरिए से हमें देखना है कि संविधान में क्या बातें हैं, किस तरह का इसका इम्पैक्ट है। तो देखिए क्या है, संविधान में जो सीधा इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो क्या है, आरक्षण व्यवस्था। आरक्षण व्यवस्था, इस पर सीधा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है। अब आरक्षण व्यवस्था में भी क्या है कि देखिए, एक जो आरक्षण व्यवस्था है जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है वो क्या है, नौकरियों में आरक्षण। नौकरियों में आरक्षण। तो नौकरियों में जो आरक्षण है वो कहां पर दिया गया है। तो यहां संविधान में अनुच्छेद 16 पढ़ेंगे हम लोग। अनुच्छेद 16 पढ़ेंगे तब नौकरियों में आरक्षण की बात आएगी। और नौकरियों के आरक्षण की बात हम बहुत दिन से करते आए हैं। आरक्षण के नाम पे इतना ही हम जानते भी हैं, कई बार कई लोगों का दिमाग क्या होता है, घूम फिर के नौकरियों में आरक्षण पर चला आता है, बाकी सब आरक्षण भूल जाते हैं। और कोई आरक्षण होता है क्या? हाँ, शिक्षा में आरक्षण। शिक्षा में आरक्षण। शिक्षा में आरक्षण। अच्छा, ये क्या इसी अनुच्छेद से गवर्न करता है? तो नहीं जी, अनुच्छेद 15 से गवर्न करता है। अनुच्छेद 15 से गवर्न करता है। तो अगर हम शिक्षा में आरक्षण की बात करेंगे तो अनुच्छेद 15 की बात करनी होगी। अगर हम नौकरियों में आरक्षण की बात करेंगे तो अनुच्छेद 16 की बात करनी होगी। और राजनीति में अगर आरक्षण की बात करनी होगी तो विशेष वर्गों के लिए हम क्या है, आरक्षण की व्यवस्था राजनीति में करते आए हैं, तो वो दूसरी व्यवस्था में पहुंच जाएगा। तो SC ST के लिए या महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन की बात है, जो अभी रिजर्वेशन हुआ, जिसने कौन से अनुच्छेद जोड़े, क्या किया, तो कुल मिला के क्या है, वो एक अलग जोन में, जब राजनीति में आरक्षण की बात आएगी तो एक अलग व्यवस्था से जुड़ जाएगी। तो तीसरा जो है, एक मिनट, राजनीति में आरक्षण। तो क्या है, चूंकि राजनीति वाला काम हम लोग करते नहीं है अभी, तो मैंने कहा राजनीति से अपने को कोई वास्ता नहीं है, तो अभी राजनीति वाले आरक्षण को बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ, आप लोग कमेंट करेंगे अगर चाहेंगे तो बात कर लेंगे फिर, है ना। क्योंकि आरक्षण की अगर बात करते हैं और आरक्षण में ये बात निकल के आती है तो फिर तो बात कर लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। अब आप चाहते हैं बात करना तो बात कर लेंगे, नहीं तो क्या है, एक एक करके बात करेंगे। और अभी जो बात करना है, आज का जो मुद्दा होगा वो ये वाला मुद्दा करेंगे हम लोग बात। तो जातीय जनगणना से इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे ही जातीय जनगणना की बात आई तो
राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी ने एक काम किया, उन्होंने कहा अनुच्छेद 15(5) को हम इम्प्लीमेंट करवाने पर जोर देंगे। अब बात हुई कि अगर अनुच्छेद 15(5) की डायरेक्ट चर्चा कर लेते हैं तो वो थोड़ी समझ में कम आएगा, तो डायरेक्ट अनुच्छेद 15(5) की चर्चा करेंगे नहीं, करेंगे पूरे अनुच्छेद 15 की चर्चा। तो अनुच्छेद 15 की चर्चा करते हुए हम लोग क्या होता है, स्टार्ट से जैसी व्यवस्था, कैसी कैसी व्यवस्था हुई अनुच्छेद 15 के अंतर्गत, वो सारी बात करेंगे। और ये जो आरक्षण की बात है, खासकर नौकरियों में और शिक्षा में, जिसकी हम लोग बात करेंगे, और यदि आप लोग चाहेंगे तो राजनीति में आरक्षण की भी बात करेंगे, तो आपके चाहने पर। तो यहाँ पर समझिए क्या है, तो एक एक करके एक एक वीडियो में एक एक बात की चर्चा करते हैं, क्योंकि सब कुछ एक साथ चर्चा करने पर तो बड़ा घालमेल हो जाता है, नहीं तो। और अगर सब कुछ चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा सा वीडियो हो जाता है। तो एक छोटा वीडियो रखते हुए क्या है, अभी एक मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण क्या है और अनुच्छेद 15(5). तो कुछ और चीजें उससे आरक्षण के साथ जोड़ती हैं, लेकिन मुख्य तौर पर शिक्षा जो है वो आरक्षण का मुद्दा है, और वो अनुच्छेद 15(5) या 15 अनुच्छेद 15 से जुड़ता है। तो अनुच्छेद 15 की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब एक बात और कि जातीय जनगणना, मैंने कहा क्या है, संघ सूची का विषय है, और अंग्रेजों के जमाने में, ये आपके क्या है, पीटी के लिए काम में आ सकता है, ध्यान रखेंगे, अंग्रेजों ने हमेशा ही जातीय जनगणना कराई। अंग्रेजों ने 1882 से 1881 से लेके और कंटिन्यू 1941 तक ये जनगणना करवाई। लेकिन 1931 की जनगणना, जिसका अंतिम डाटा हमें मिला, मतलब 1941 की जनगणना का डाटा पूरा रिवील नहीं हुआ, तो 1931 की जो अंतिम जनगणना है वो जातीय जनगणना के रूप में आज तक हम लोग प्रयोग करते आए हैं। अच्छा, मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि आप ये थोड़ा सा एक हिंट, और आपके एग्जाम में थोड़ी आ सकता है। तो स्वतंत्र भारत में पहली बार ये जाति जनगणना हुई है, तो बीच बीच में क्या हुआ उसकी बात भी हल्की सी कर लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं वो अनुच्छेद 15 पे। तो यहाँ पर क्या है, अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों ने हमेशा ही जातीय जनगणना करवाई। उनका तो वैसे भी मकसद था क्या है, बांटो और राज करो, तो वो तो बांटने की व्यवस्था ही करते थे, तो उन्होंने अपनी व्यवस्था कर रखी थी। लेकिन जैसे ही हम स्वतंत्र हुए, हमने कहा भाई ये नहीं करेंगे हम। जातीय जनगणना से देश में क्या होता है, जातीय विभाजन के चांसेस होते हैं, इसलिए हमने जातीय जनगणना को एक तरीके से रोक दिया था। तो सरकार ने सोच समझ के रोका था कि भाई ऐसा लगता है कि भाई जातीय विभाजन नहीं होना चाहिए, और इस चीज से जातीय विभाजन होता है, तो हम नहीं करेंगे। लेकिन आज क्या है, वही राजनीतिक दल, वही लोग ये मांग कर रहे हैं, नहीं भाई जातीय जनगणना से ही सब कुछ होने वाला है। और अब तो पक्ष विपक्ष सब इस बात में राजी हैं कि नहीं जी, अगर देश का विकास करना है और सभी वर्गों का विकास करना है, तो जातीय जनगणना बहुत आवश्यक है। तो अब राजनीति में भी एकदम कंसेंसस हो गया। अभी तक क्या होता था, कोई पार्टी मान रही है, कोई पार्टी नहीं मान रही है, अब एकदम क्लियर कंसेंसस है, हाँ जी जातीय जनगणना होगी। यानी नेक्स्ट जो भी जनगणना होने वाली है, 1 साल में होने वाली, 2 साल में होने वाली है, गवर्नमेंट बताएगी। क्योंकि अभी तो आप देख ही रहे थे टीवी में, देखेंगे कि भाई विपक्ष वाले पूछ ही रहे हैं कि एकदम क्लियर क्लियर डेट बताइए, टाइम बताइए, और टाइम वाइम तो अभी बताया नहीं गया। तो कब जनगणना हो जाएगी, जो भी जनगणना होगी वो एक तो डिजिटल जनगणना होगी, है ना, डिजिटलाइज्ड होगी कंप्लीटली। और दूसरी इसमें खास बात होगी कि ये क्या है, स्वतंत्र भारत की पहली इस तरह की जनगणना होगी जो जाति आधारित जनगणना होगी। तो इससे पहले तमाम राज्य क्या कर रहे थे, तो भैया क्या होता है, राज्यों को 1991 में एक छूट मिली। इनफैक्ट 1992 के बाद, है ना, 1991 ना कह के 1992 कहा जा सकता है, ज्यादा सुटेबल होगा, कि इंदिरा साहनी केस के बाद उनको ये छूट मिल गई कि आप एक काम करें, आप जातियों का सर्वे करा सकते हैं, जातियों का सर्वे, ताकि आपको थोड़ी आइडिया हो जाए। तो राज्य जातियों का सर्वे कराते हैं, जनगणना नहीं करा रहे थे। तो राज्य जनगणना नहीं करा रहे थे, ये भी बात क्लियर समझ लीजिए, सर्वे करा रहे थे, बहुत सारे राज्यों ने सर्वे कराया। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी सर्वे करवाया।
ठीक है। तो इसके पहले जातीय जनगणना नहीं हुई बल्कि जातियों का सर्वे हुआ। ठीक है। तो जनगणना में उनका डाटा कभी शामिल नहीं किया गया, यानी जातियों का डाटा जनगणना में शामिल नहीं किया गया, बल्कि एक अलग सर्वे करवाया गया। और सर्वे का एक मतलब क्या होता है, सर्वे आप जानते हैं कि ये एक एक आदमी को, हर आदमी को नहीं पकड़ते हैं, बल्कि क्या होता है एक सैंपल लेते हैं, सैंपल साइज लेते हैं। और जनगणना में क्या हुआ, हर एक एक आदमी का क्या जाति क्या है वो सारा उसी के आधार पर बनेगी व्यवस्था। तो ये दोनों में डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके का सर्वे, एक तरीके का सैंपलिंग की गई कि कितना जनसंख्या है, और उसके आधार पे हम आरक्षण की बात कर रहे हैं। और आरक्षण की बात 50% की जो लिमिट लगी है उससे ऊपर की बात भी कर रहे हैं। 50% जो लिमिट लगी है इससे ऊपर आरक्षण हो जाए इसकी भी बात कर रहे हैं। तो हम लोग उसकी भी बात में आएंगे कि भाई 50% से ऊपर आरक्षण का क्या स्थिति है क्या नहीं है। तो आरक्षण को ठीक ठीक समझेंगे। लेकिन अभी मैंने कहा कि सबसे पहले जो मुद्दा हम लोग उठाएंगे वो ये मुद्दा होगा। ठीक है। तो आरक्षण में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलता है। कई राज्य 27% देने के लिए परेशान है ओबीसी को और 27% नहीं दे पा रहे, जबकि केंद्र सरकार 27% देती है। तो क्या समस्या है उस पर भी विचार करेंगे, लेकिन अलग वीडियो में विचार करेंगे, क्योंकि इसी में सब कुछ हो जाएगा गड़बड़, है ना। तो हम लोग अभी चलते हैं क्या है, सबसे पहले अनुच्छेद 15 समझ लेते हैं और शिक्षा में आरक्षण समझ लेते हैं। तो आज का काम सबसे पहले हम लोग करते हैं, फिर आगे आगे धीरे धीरे करके हम लोग इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, और जैसी आपकी डिमांड होगी वैसे अनुसार जो जो क्लियरिटी आप चाहेंगे वो भी और देते चलेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं अपने मूल विषय पर कि अनुच्छेद 15 में क्या है बेसिकली, है ना। तो एक सेकेंड बस। तो यहां क्या है, अनुच्छेद 15 क्या करता है। अनुच्छेद 15 क्या लिखा है अनुच्छेद 15 में, तो देखिए सबसे पहले क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्मस्थान। ये कितनी चीजें हो गई, धर्म एक, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्मस्थान। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 5 चीजें हो गई। कहा गया इनके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। इन 5 चीजों के आधार पर, विभेद का प्रतिषेध, विभेद का प्रतिषेध मतलब विभेद की मनाही, विभेद नहीं होगा इन 5 चीजों के आधार पर। अच्छा, हम लोगों ने अनुच्छेद 14 पढ़ा एक वीडियो में, हमने पिछले क्या है अनुच्छेद 14 भी पढ़ा था, और वहां देखा था वहां कितने प्रकार के विभेदों की समाप्ति होगी ये नहीं मेंशन था। लेकिन अनुच्छेद 15 5 प्रकार के विभेदों को समाप्त करता है, क्लियर कट घोषणा करता है 5 प्रकार के विभेदों को हम समाप्त करेंगे। तो ये 5 प्रकार के जो विभेद हैं वो समाप्त हो रहे हैं, इससे ध्यान रखना है ना, याद रखना है कि ये 5 प्रकार के विभेद है, क्योंकि पीटी में तो ऐसा ही आता है, एकदम शार्प पिन पॉइंटेड आता है, नहीं याद है तो खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है। एक चीज मैंने बताया, शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की बात अनुच्छेद 15 से होती है, अनुच्छेद 16 से नौकरियों में आरक्षण की बात होती है। इसको भी याद रखिएगा, उतना ही क्लियर कट। अदरवाइज क्या होता है, वहां आप ऑप्शन लगाने में गड़बड़ी कर जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन क्या होता है 15-1, 15-2, 15-3, 16-1, 16-2, 16-4, और ऐसा अगर कर दिया तो फिर आप रह जाएंगे देखते।
तो यही समझिए क्या होता है कि एकदम क्लियर कट समझना है। नौकरी है तो अनुच्छेद 16 में जाएंगे, अदरवाइज कट कर देंगे। अनुच्छेद 15 शिक्षा में है आरक्षण, तो अनुच्छेद 15 जाएंगे, अदरवाइज कट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, हम शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण, और यहां पर अब क्या है, आरक्षण से थोड़ी आगे अलग हटिए। तो यहाँ पर विभेद, कितने प्रकार के विभेद की मनाही की गई है, तो 5 प्रकार के विभेद की मनाही की गई है। सबसे पहले तो ये, किसको मना किया गया है 5 प्रकार के विभेद करने से? पहला, राज्य को मना किया गया है, राज्य। ठीक है, सरकार को मना किया गया है कि भैया ऐसा है कि कोई कानून, कोई आदेश ऐसा पारित मत कीजिएगा, कोई भी कार्य ऐसा मत कीजिएगा जो इन चीजों पर कहीं भी विभेद पैदा करता हो। यानी महिला पुरुष दोनों को पढ़ाइएगा, जन्म स्थान के साथ उसका विभेद मत मानिएगा, इस जाति को पढ़ाएं उस जाति को ना पढ़ाएं। पहले होता था कि भाई कहा गया कि प्राचीन भारत में क्या ब्राह्मण केवल शिक्षा प्राप्त करते थे, बाकी जातियां रह जाती थी शिक्षा पर। यहाँ पर जातियों के साथ विभेद नहीं होगा, सभी लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे। अच्छा, कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि अभी बात कर रहे थे आरक्षण की और अभी कह रहे हैं विभेदों की समाप्ति, तो मिसमैच हो रहा है। थोड़ी शांति रखिएगा, तो अभी मैच करवा देते हैं, थोड़ी देर में मैच करवाएंगे, है ना। तो बस यही समझिए कि एक एक चीज समझते चलते हैं, उसके बाद हो जाएगा काम। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, राज्य को, सरकार को, विधायिका को, इनको कहा गया कि भैया कोई कानून मत बनाइएगा। सरकार से कहा गया कोई आदेश मत दीजिएगा ऐसा जो इन प्रकार का विभेद करे कि किसी को शिक्षा लेने दे, किसी को ना लेने दे, किसी को लिंग के आधार पर, किसी को जाति के आधार पर मना कर दे, किसी को जन्म स्थान के आधार पर मना कर दे, या मूल वंश के आधार पर मना कर दे। अच्छा, अब क्या होता है, कई लोग सोचते हैं ये मूल वंश क्या होता है, इंग्लिश में देखिएगा रेस। रेस से समझ गए होंगे, है ना। और नहीं समझे तो और एक चीज समझिए थोड़ी सी उदाहरण से। क्या है, हम भारत वाले, अफ्रीका वाले, अमेरिका वाले या ब्रिटेन वाले, इनको कैसे पहचाना जाता है? देख कर ही पहचान लिया जाता है, क्योंकि हम लोगों की रेस अलग अलग है। अमेरिका में ब्लैक एंड व्हाइट के बीच रेसिज्म होता है, भारत में भी होता है क्या रेसिज्म? नहीं होता। होता है, कैसे होता है? नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के साथ रेसिज्म कभी कभी कर देते हैं, कुछ लोग करते हैं ना, उनके अलग टाइप के नाम रख देते हैं। उनको वैसा भारत का ही नहीं मानते, उनको चाइनीज मान लेते हैं कई बार लोग, तो उनके साथ विभेद हुआ ना। कई बार साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया वाले एक दूसरे को अलग मान लेते हैं। इंडिया मतलब, कोई कोई कहता है इंडिया मतलब नॉर्थ इंडिया ही केवल, अरे ना, इंडिया मतलब पूरा इंडिया, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, कोई भी हो। तो ये मत समझिएगा कि नॉर्थ इंडिया मतलब पूरा इंडिया हो गया, यही विभेद है, रेसिज्म नहीं करना है ना। तो हमारे यहाँ रेसिज्म यही है। हमारे यहाँ तो भाई देखो काला गोरा का मिश्रण है, तो इसलिए काले गोरे के आधार पर तो विभेद नहीं है, पर इस आधार पर तो विभेद है ही है कि मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट वालों को अलग तरीके से आप ट्रीट करते हैं, उनको चाइनीज समझ के, और मतलब अपने देश के लोगों को चाइनीज समझ लेना होता है। और कई फिल्मों में भी ये दिखाया गया है। आप देखें, पुरानी क्या चक दे इंडिया थी, तो उसमें एक लड़की आती है यहाँ के खेलने के लिए, तो उसमें कहा जाता है कि वेलकम टू इंडिया, वेलकम इन इंडिया। तो आपको अब जब वहां पर कह रहे हैं कि भारत में आपका स्वागत है, तो आप क्या समझ रहे हैं, वो विदेशी है क्या, भारत में स्वागत है यार, है ना। तो ये बात को यहाँ पर समझना है कि किस तरह की बात आप कह रहे हैं। तो यहाँ क्या इन आधार पर सबसे पहले राज्य को मना किया गया है। अब बात होती है कि हमने फिल्म का उदाहरण दिया सर, वो राज्य तो नहीं था, वो तो व्यक्ति था जिसने विभेद कर दिया। तो जी दूसरा, इसका समझिए, राज्य के साथ साथ व्यक्तियों को भी मना किया गया है, राज्य के साथ साथ नागरिक को भी मना किया गया है। राज्य तथा नागरिक मतलब कोई ऐसा काम जो नागरिक करे और राज्य उसका समर्थन कर दे, ऐसा भी नहीं होगा। राज्य डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, और अगर नागरिक डिस्क्रिमिनेशन करता है, जैसे हमारे यहाँ जातिवाद बहुत है, कई मामलों में जातिवाद है,
ठीक है। तो ये जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो यहाँ पर ये समझना है कि नागरिक कई बार विभेद करते हैं धर्म के आधार पर, बहुत सारी जगहों में विभेद करते हैं धर्म के आधार पर। ठीक है, शिक्षा संस्थाओं में धर्म के आधार पर ये विभेद नहीं होगा कि भाई आपने स्कूल खोल लिया और आपने कहा ये तो भाई मुस्लिम सिख ईसाई, अगर मान लीजिए हिंदू ने स्कूल खोला तो मुस्लिम सिख ईसाई को हम भर्ती नहीं करेंगे अपने स्कूल में। या मान लो कि ये मुस्लिम ने खोल रखा है स्कूल, उसने कहा कि बाकी धर्मों के लोगों को हम नहीं एंट्री देंगे, ये नहीं चलेगा। भारत में अगर आपने स्कूल खोला है सबको अनुमति देनी होगी। अगर आपके पास कुआं है तो पानी भरना है, या तो आपका प्राइवेट कुआं है केवल आप पानी भरते हैं, और अगर उसमें लोग पानी भरते हैं तो ये जाति के आधार पर धर्म के आधार पर किसी को मना नहीं करेंगे भाई साहब आप क्यों आए। हाँ, क्योंकि ये तो हमने खुदवाया कुआं, आपने खुदवाया तो या तो आप अपने प्रयोग में लाइए केवल। और अगर आपने कहा कि नहीं जी हाँ प्रयोग कर सकते हैं गांव वाले भी, तो गांव वालों में सब गांव वाले आते हैं, फिर जाति धर्म की वो मत कीजिएगा। जाति धर्म का अगर यहाँ पर क्या है मामला उठाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, और उसमें क्या है पुलिस केस, और पता चला पुलिस आपका समर्थन कर दे तो यहाँ पर कहा गया राज्य को भी इस बात का समर्थन नहीं करना है। आपका होटल है, आपका मल्टीप्लेक्स है, आपका भोजनालय है, रेस्टोरेंट है, आपकी दुकानें हैं, ऐसे किसी भी जगह में आप अगर कोई स्नान घाट है, अगर कोई कुआं तालाब है, इन सब जगहों में जो व्यक्तियों के अपने होते हैं उन सब जगहों में क्या है व्यक्ति कभी कभी इस तरह का विभेद कर देते हैं। ठीक है, तो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये वाला विभेद जो नागरिक करते हैं तो नागरिक ना करें, नागरिक को भी मना राज्य को भी मना। तो ये तो विभेद की समाप्ति है। ठीक है, यहां तक हम लोग बात कर रहे हैं विभेद की समाप्ति की। लेकिन अब यहां से बात थोड़ी टर्न होगी। कहां टर्न होगी, किस तरीके से टर्न होगी, तो यहां पर क्या है अगला पेज ले लेते हैं, हम लोग देखते हैं तीसरा विषय आएगा। तीसरा जो अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 15 में पहला पार्ट देखिए यहां पर क्या है, अनुच्छेद 15 का ही पहला भाग हमने देखा, अनुच्छेद 15 का ही दूसरा भाग हमने देखा। अब अनुच्छेद 15 का तीसरा भाग हम लोग देखेंगे, अनुच्छेद 15 का ही तीसरा भाग हम लोग देखेंगे, तभी तो अनुच्छेद 15 के 5वें पर पहुंचेंगे धीरे धीरे करके, है ना। तो अनुच्छेद 15 के 5वें पर पहुंचते हैं, तो उसके पहले यहां से जर्नी आगे बढ़ाते हैं। तो यहां कहा गया है कि राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए कुछ विशेष उपबंध कर सकेगा। राज्य स्त्रियों एवं बालकों के लिए कुछ विशेष प्रबंध कर सकेगा। राज्य स्त्रियों एवं बालकों के लिए कुछ विशेष प्रबंध कर सकेगा ताकि उनका भी समाज में स्थान अच्छा बन सके, वो बेहतर जीवन जी सकें। तो उनके बेहतरी के लिए क्या करना पड़ेगा, किनको किनके लिए कहा गया और क्या करना पड़ेगा ये समझिए, स्त्रियों और बालकों के लिए। अब मान लीजिए स्त्रियों के लिए, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण बताया था पहले की वीडियो में, और मैं बीच बीच में आपको इस तरह के उदाहरण बताता रहूंगा कि जैसे दिल्ली मेट्रो में पहला डब्बा महिलाओं के लिए सुरक्षित है। किस बात के लिए है दिल्ली मेट्रो में पहला डिब्बा, क्योंकि महिलाएं जाती हैं अपने काम पर, तो उस काम पर जाते वक्त महिलाओं के साथ मोलेस्टेशन होने के, यानी उनके साथ छेड़छाड़ की घटना होने के चांसेस होते हैं। तब उनको बराबरी का अधिकार कैसे मिलेगा, वो भी नौकरी पे कैसे जा सकेंगी। भाई सबके साथ तो विभेद समाप्त कर दिया नौकरियों में, या सॉरी अन्य जगहों में विभेद जब समाप्त किया जाता है, नौकरियों में विभेद समाप्त है, जैसे अनुच्छेद 16 में बात करेंगे तो वहां पर क्या है नौकरियों में विभेद समाप्त है, सभी जगह विभेद तो समाप्त है। लेकिन भाई क्या है कि अगर हम मान लीजिए
कहीं जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ना काम पर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो वहां पर अगर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तब क्या होगा? तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो और हम कमजोर हो, अपना बचाव भी ना कर सकें, तब सरकार को चाहिए कि ऐसे में बचाव करे। तो सरकार यहां पर क्या करती है? सरकार इनके बचाव, जो कमजोर हैं उनके बचाव के पक्ष में खड़ी होती है। अच्छा, इसका शिक्षा से तो ताल्लुक नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में भी ये लागू होगा और अन्य उदाहरणों में भी, अन्य चीजों में भी ये लागू होगा, नौकरी के उदाहरण को छोड़ के। ठीक है, तो एकदम क्लियर रहिए, नौकरी के उदाहरण को छोड़ के, नौकरी का उदाहरण हम लोग अनुच्छेद 16 में लेंगे, उसके उदाहरण को छोड़ के बाकी शिक्षा प्रमुख रूप से और अन्य योजनाएं, परियोजनाएं, सरकार के आदेश वो गौण रूप से। लेकिन ये सब चीजें इसके साथ चाहिए, ये सब उदाहरण इसके साथ चलेंगे। तो प्रमुख रूप से शिक्षा का और अन्य गौण रूप से तमाम सारे उदाहरण इसके साथ चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने बताया कि स्त्रियों और बालकों के बेहतरी के लिए अगर कोई काम करना है तो स्त्रियों और बालकों, ये तो एक तरीके का विभेद हो गया कि केवल स्त्रियों और बालकों के लिए स्पेशल काम करेंगे लेकिन बाकी लोगों के लिए स्पेशल काम नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी लोग सक्षम हैं, केवल उनको विभेद समाप्त कर दीजिए। जैसे पुरुष पुरुष के बीच में क्या है, केवल जातिगत विभेद या धर्मगत विभेद समाप्त कर दीजिए, उनका काम हो जाएगा। लेकिन महिला के लिए केवल लैंगिक विभेद समाप्त करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनको आरक्षण भी देना होगा, उनको कुछ विशेष सुविधा भी देनी होगी, तब जाके काम चलेगा। अब जैसे मान लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में है तो SC ST को भी आरक्षण देना पड़ेगा, तब काम बनेगा। केवल विभेद के समाप्त कर देने भर से उनके साथ न्याय नहीं होता। तो क्या होता है, दो बातें होनी चाहिए, एक विभेद की समाप्ति, विभेद की समाप्ति, और दूसरा कमजोर वर्गों का संरक्षण, कमजोर वर्गों का संरक्षण। ये दो काम होने चाहिए, तब व्यक्ति को न्याय मिलेगा। तो शुरुआत के 2 पॉइंट में पहली वाली बात थी, सभी प्रकार के विभेद समाप्त करेंगे, लेकिन केवल विभेद की समाप्ति से हम समानता नहीं ले आ पाएंगे, सभी को न्याय नहीं दिलवा पाएंगे, अधिकार नहीं दिलवा पाएंगे। तो हमें दूसरा भी काम करना पड़ेगा, जो कमजोर वर्ग हैं उनका संरक्षण करना पड़ेगा। तो कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए ये प्रावधान लिखा गया था। तो अनुच्छेद 15 का तीसरा भाग जो है, कमजोर वर्ग, और उस समय कमजोर माना गया, महिला और बालकों को कमजोर माना गया जिनकी स्थिति खराब हो सकती है, तो उनके लिए यहां पर विशेष प्रबंध की बात की गई। अब यहां पर अगली चीज देखिए, अनुच्छेद 15 में तब शुरुआत में जब संविधान लिखा तो यहीं तक लिखा था, इसके आगे की कहानी नहीं लिखी थी। अब आगे की कहानी नहीं लिखी तो आगे की कहानी है क्या, तब हम 15(5) पे कैसे पहुंचेंगे, अब वो देखिए। हमारे यहां क्या है, एक सेक्शन है DPSP, संविधान में DPSP, या उसको कहते हैं राज्य के नीति के निदेशक तत्व, राज्य के नीति के निदेशक तत्व या DPSP। अनुच्छेद 36 से लेके 51 के बीच में ये दिया हुआ है। ठीक है, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सेक्शन है मौलिक अधिकार का, मौलिक अधिकार का, और इसका सेक्शन जो है अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक है। यानी ठीक पहले इसका अनुच्छेद है मौलिक, ये है ना, ये संविधान के भाग 3 में, और ये भाग 4 में व्यवस्था दी गई है। ठीक है, अन्य भाग में क्या है हम लोग चर्चा करेंगे, अभी तो जहां पर है वहां पर देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज है कि अगर आप PT दे रहे हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें, भाग कौन से किस में है उसको याद करके चलिएगा। अगर आपको नहीं याद है तो एक आध मैच मेकिंग का सवाल बड़ा सिंपल सा होता है लेकिन गलत हो जाता है। और ऐसा ही दूसरी बात कि कौन सा मतलब भाग किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, अगर ये भी याद है तो ये आपके लिए फायदा करेगा PT में खासकर। ठीक है, तो ये कुछ PT के भी आपको बता दें, क्योंकि भाई 2025 का PT आपको देना ही है,
और उसके बाद जब मेंस देना होगा तो मेंस की बात भी हम बीच बीच में करते चलेंगे, जहां मेंस की बात आएगी वहां मेंस की बात करेंगे, अभी फिलहाल पीटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है और हम इसके बीच के एक अनुच्छेद 15 की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, ये दोनों क्या है, इन दोनों का डिफरेंस समझ लीजिएगा तो आपको अच्छे तरीके से बाकी बातें समझ में आ जाएगी। क्या है कि मौलिक अधिकार, जो ये मौलिक अधिकार है, ये व्यक्तियों को संविधान गारंटी देता है कि हम इतने अधिकार आपको देंगे ही। ठीक है, नागरिकों को, ये यहाँ पर नागरिक और जो लोग भी बाहर से आए हुए हैं उनको भी बहुत सारे अधिकार होते हैं। तो यहाँ समझिए जो भी लोग भारत के अंदर रह रहे हैं, चाहे नागरिक हों विदेशियों के लिए भी बहुत सारे अधिकार होते हैं। किसी दिन उसकी भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर समझिए क्या है, अनुच्छेद 12 से 35 तक अधिकारों की चर्चा है कि लोग जो रहते हैं, देश में जो लोग रहते हैं, उनके पास कौन कौन से अधिकार हैं, और ये गारंटी है कि इन अधिकारों को दिया ही जाएगा। और यदि नहीं दिया गया तो हम अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कहां चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय चले जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय, यहां डायरेक्टली पहुंच जाएंगे हम अपने इन अधिकारों को लेने के लिए। तो इनको गारंटर बनाया गया है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच सकते हैं यदि इन अधिकारों को छीना गया तो। फिर क्या है, यहां पर डीपीएसपी में क्या है, इत्तेफाक से इसमें भी मूल अधिकार ही है। तो फिर राज्य के नीति का निदेशक तक तो नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भैया कुछ ऐसे अधिकार हैं जो अभी क्षमता से बाहर हैं। सरकार जो नहीं दे सकती, ऐसे भी अधिकार है जिसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। देने की कोशिश हो सकती है, गारंटी नहीं हो सकती। सरकार ट्राई करेगी कि आपको मिल जाए, तो गारंटी नहीं देगी आपको। तो क्या है, सरकार ट्राई करेगी तो सरकार को गाइडलाइन है। तो देखिए क्या लिखा है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। राज्य जब नीतियां बनाएगा तो उसको निर्देशित करने वाले तत्व इसमें लिखे हैं। तो उसको क्या निर्देशित करेंगे, लोगों को ऐसे अधिकार दीजिए जो यहाँ 36 से 51 तक लिखे हैं। एक्चुअली वो अधिकार हैं जो हमको सीधे मिले हुए नहीं है और राज्य पर छोड़ दिया गया है। जब आपकी क्षमता हो जाए तब दे दीजिएगा। सही सही बात में ऐसा करिए, जैसे हम लोग लोकल भाषा में बात करते ना, औकात हो जाए तो दे दीजिएगा। तो राज्य की औकात, राज्य की क्षमता हो जाए तो दे दीजिए, है ना। नहीं हो तो क्या करिएगा। तो यहां पर समझना है कि राज्य की यदि क्षमता हो तो दिया जाए। अब बात यह है, हम इन दोनों का डिफरेंस कर क्यों रहे हैं। तो यहां पर समझिए, इसके बीच में एक अनुच्छेद आता है 46। 46 में लिखा है कि SC ST एवं कमजोर वर्गों, सॉरी शायद ये कलर थोड़ी कम दिखता है तो मैं थोड़ी कलर बदल लेता हूं। SC ST एवं कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए राज्य प्रयास करेगा। ये कहां लिखा, अनुच्छेद 46 में। और अनुच्छेद 46 कहां है, 36 और 51 के बीच का। तो SC ST एवं कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए राज्य प्रयास करेगा, ऐसा लिखा है। क्योंकि भाई राज्य जब उनका मतलब ऐसी क्षमता हो, क्षमता का मतलब देखो धन होना चाहिए पहले सरकार के पास, और फिर सरकार पहले अपना खुद बनी रहे, फिर सरकार ऐसे कठोर निर्णय ले सके जिसका कई बार जनता में विरोध भी होता है, तो सरकार ले सके। तो वैसी क्षमतावान जब सरकार हो जाए तो भाई SC ST के लिए, उनके उत्थान के लिए भी कुछ काम कर दीजिए। जो क्षमतावान होगा वही निर्णय लेगा। तो यहां पर अनुच्छेद 46 में लिखा था। अब क्या हुआ, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, मद्रास सरकार ने सबसे पहले इसको इंप्लीमेंट करने की योजना बना ली कि भाई हमारी क्षमता है, हम तो करेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 46, तो अब यहां पर देखेंगे अनुच्छेद 46 46, SC ST एवं कमजोर वर्गों के उत्थान, कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु राज्य
प्रयास करेगा। ठीक है, तो किसने किया सबसे पहले? मद्रास सरकार ने। आजकल तमिलनाडु हो गया है ना, तो नाम बदलता रहता है तब से। अब तक प्रांतों के नाम और तमाम सारी चीजों में परिवर्तन हो गया, तो तभी का मद्रास सरकार ने। तो उन्होंने ये फैसला लिया, जैसे ही हम स्वतंत्र हुए तुरंत फैसला लिया। क्या फैसला लिया? दो फैसले लिए। एक, जो लोग हरिजन के, गांधी जी के जमाने में उन लोगों को हरिजन कहने लगे थे, है ना, तो गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया। तो SC ST के लिए उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग किया। तो ये क्या है? हरिजन बस्ती योजना। उन्होंने चलाया और कहा भाई ये हरिजनों के पास, खासकर SC ST के पास घर नहीं है, तो इनका उत्थान करना है तो घर भी तो देना चाहिए, है ना। तो इनका उत्थान करना है तो घर वर होना चाहिए। फिर दूसरा क्या है? सॉरी, तो यहां पर दूसरा क्या है? ओहो, भाई कभी कभी क्या है, थोड़े बहुत फोन परेशान करते हैं, हाँ, तो ये हो जाता है। तो चलिए फिर हम लोग अपने उस पे हैं कि यहां पर क्या है? SC ST हरिजन बस्ती योजना एक। दूसरा उन्होंने क्या किया? इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, इन कॉलेज में आरक्षण व्यवस्था दी। यहां से आता है आपका शिक्षा में आरक्षण। तो मैंने कहा था शिक्षा में आरक्षण के साथ सरकार की योजना और ये सब भी, चूंकि सरकार को कहा गया है कि आप कभी योजना चलाएं तो कैसी चलाएं कि किसी के साथ विभेद नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें भी सरकार चला रही है। अब यहाँ पर क्या है, केवल हरिजनों के लिए चला रही है, अन्य जातियों के लिए नहीं चला रही है। यहाँ पर कॉलेज में आरक्षण दिया गया तो SC ST के लिए दिया गया और बाकी लोगों के लिए नहीं दिया गया। तो ये इंप्लीमेंट कहाँ हुआ? आर्टिकल 46। लेकिन आर्टिकल 46 जैसे ही इंप्लीमेंट हो रहा है तो एक समस्या पैदा हो गई। ये आप देखें क्या है, हम अनुच्छेद 15 में पढ़ाए, अनुच्छेद 15 के पहले और दूसरे में, कि राज्य जाति के आधार पर विभेद नहीं करेगा। तो यहां पर क्या कर रहा है? राज्य जाति के आधार पर विभेद कर रहा है। अब बात होती है कि राज्य जाति के आधार पर विभेद कर रहा है, ठीक बात। तो ये क्या किया गया? इस चीज को चैलेंज किया। एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास, पहले हाई कोर्ट के पास, देन सुप्रीम कोर्ट के पास। तो एक केस आया, केस का नाम क्या है? तो इसी में थोड़ी सी हम लोग व्यवस्था बना लेते हैं। एक केस आया, श्रीमती चंपकम दुरई राजन, 1951। इन्होंने केस कर दिया। क्यों केस कर दिया? ब्राह्मण महिला थी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं इसमें। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने, जो पॉलिटी जिन्होंने पढ़ रखी है, उन्होंने क्या पढ़ रखा होगा? मैंने अभी लिखा श्रीमती चंपकम दुरई राजन। उन्होंने क्या है? चंपक दुराय राजन, चंपक दुराय राजन याद कर रखा है, ये वही है ना। तो ये श्रीमती है चंपकम दुरई राजन, ब्राह्मण परिवार से आती थी। और ये क्या है? आप चंपक दुराई राजन, अब दुरई वहां पर जातियों में तमाम सारे उसमें दुरई लिखा जाता है, और अन्ना दुरई या कई तरह के दुरई लिखा जाता है। यहाँ पर क्या है, हम जानते नहीं है उस चीज को, हमने शब्दावली को बदल ही दिया, दुराई राजन, हम अपने हिसाब से पढ़ गए।
तो ये जो हिंदी मीडियम में है तो हम लोग ऐसे ही पढ़ जाते हैं, कुछ कुछ गड़बड़ पढ़ जाते हैं। अच्छा, ये केवल हम पढ़ भर नहीं हुए हैं, खूब सारी किताबों में लिखा भी हुआ है। इवन क्वेश्चन भी पूछा गया है तो ऐसा नाम कभी कभी चंपक राजन नाम से पूछ लिया गया। तो क्या करिएगा, जब आयोग के क्वेश्चन बनाने वाले भी ऐसा ही नाम दे के क्वेश्चन बना देते हैं तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता। तो बस यही समझ लीजिए कि दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो श्रीमती चंपकम राजन ने 1951 में इस पर केस कर दिया कि भैया ये तो जाति के आधार पर कुछ लोगों को विशेष सुविधा देने की बात है, हमको तो इसी के कारण से यहाँ कॉलेज में हम चाह रहे थे, मेडिकल में जब वो चाह रही थी एडमिशन, और उनको इसलिए नहीं मिला क्योंकि भाई वो क्या होता है, आरक्षण था, आरक्षण लागू कर दिया और उसके कारण वो जितने परसेंट में थी उससे कम परसेंट वाले लोग आरक्षण पाके और चले गए और वो रह गई। तो उन्होंने उनका केस करना लाजमी था और केस किया तो तुरंत ही क्या हुआ, पहले हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट से वो इस बात को जीत गई कि बात तो सही है, जाति के आधार पर ये नहीं किया जा सकता। तो हुआ क्या, ये दोनों योजनाएं खत्म कर दी गई क्योंकि इन्होंने केस जीत लिया। तो सरकार ने इसके लिए क्या किया, देखो सरकार के पास क्या ऑप्शन होता है, जब भी कोर्ट ऐसा कोई आदेश दे और सरकार उस चीज को करना चाहती हो तो सरकार या तो कानून बनाती है, यानी विधायिका के माध्यम से या तो कानून बनता है, तब कोर्ट के आदेश को पलटा जा सकता है, या संविधान संशोधन करके कोर्ट के आदेश को पलटा जा सकता है। तो यहां पर क्या हुआ, ये जो व्यवस्था दी गई थी जो कैंसिल हो गई इस केस के कारण, इसको सरकार करना चाहती थी। तो सरकार ने इस बार कोर्ट के आदेश को, जो इसमें मिला था, कोर्ट के आदेश को बदलने के लिए प्रथम संविधान संशोधन किया। प्रथम संविधान संशोधन किया कब, 1951 में। थोड़ी सी और 1951 में प्रथम संविधान संशोधन कर दिया। अब दिख रहा है साफ साफ, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, हाँ जी। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में कर दिया और उसमें क्या किया, अनुच्छेद 15 में चौथा पार्ट जोड़ दिया। ये चौथे पार्ट की एंट्री होती है। अब यहां पर लिखा, यदि राज्य SC ST वर्ग के लिए कोई विशेष सुविधा या जो भी उसके उत्थान के लिए कार्य करता है, उसके उत्थान के लिए उपबंध करता है, तो चाहे वो शिक्षा में कर रहा हो, चाहे इस तरह का उपबंध कर रहा हो, SC ST या कमजोर वर्गों के लिए उपबंध, कमजोर वर्गों के लिए उपबंध, कैसे कमजोर वर्ग थे, तो साफ लिखा, चूंकि शिक्षा का था तो लिखा शैक्षिक एवं सामाजिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए कोई उपबंध बना सकता है। अब यह संविधान में लिख दिया गया। अच्छा, कोर्ट क्या करती है, संविधान की व्याख्या करती है, और संविधान की व्याख्या करके शुरुआत में अनुच्छेद 15(1), 15(2) के अंदर उन्होंने पाया कि देखिए क्या है, विभेद समाप्ति का है। क्योंकि संरक्षण की व्यवस्था संविधान में नहीं दी हुई है, या खासकर मूल अधिकार में जिसकी गारंटी सुप्रीम कोर्ट देता है, तो भाई संरक्षण फिर जो दिया है, अगर ये संरक्षण दे भी रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये तो संविधान के अनुसार ही नहीं है। तो क्या हुआ, इस संरक्षण को देने के लिए ये उसी अनुच्छेद में जोड़ना पड़ा। अनुच्छेद 15 का चौथा पार्ट यहां से आता है, और इसमें SC ST वर्गों के लिए करना पड़ा कि भाई इनके लिए शैक्षिक व्यवस्था और इनके लिए अन्य जो भी उपबंध है जो इनके उत्थान के लिए चाहिए, वो सब सरकार कर सकती है। और ये अनुच्छेद 15(1) या 2 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 2 प्रकार से न्याय दिए जाते हैं, एक विभेद की समाप्ति जो नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, और एक सकारात्मक विभेद करके।
तो नकारात्मक विभेदों की समाप्ति किया हुआ है, साथ में ये सकारात्मक कदम है, सरकार सकारात्मक कदम भी उठाएगी कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए। तो यहां पर सरकार ने कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए उठा लिया अपना कदम, और उन्होंने प्रथम संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 15(4) जोड़ दिया, और इस तरीके से शिक्षा में और सरकार द्वारा किए जाने वाले अन्य उपबंधों में सरकार जाति के आधार पर खासकर SC ST के लिए, यानी शैक्षिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, उनके लिए यदि कोई उपबंध करना चाहे तो कर सकती है। सरकार को स्वतंत्रता मिली। अब यहां पर एक बात जो मूल रूप से समझनी है, हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में आए और एक पॉइंट के रूप में आए। क्या ये जो संरक्षण दिया गया है, ये संरक्षण किस रूप में दिया गया है? आरक्षण के रूप में दिया गया है। और ये आरक्षण कहां से दिया गया? अनुच्छेद 15(4) से दिया गया है। ये आरक्षण कहां से दिया गया है? अनुच्छेद 15(4) से दिया गया है। और हमने बताया कि मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 से लेके और अनुच्छेद जो 35 है वहां तक मौलिक अधिकार बनता है। तो क्या आरक्षण एक मौलिक अधिकार है? अब मैक्सिमम लोग ये कहेंगे जी ये तो मौलिक अधिकार है, क्योंकि ये तो 15 के चौथे भाग में है, इसी के माध्यम से आरक्षण है, इसलिए ये तो मौलिक अधिकार है। आरक्षण एक मौलिक अधिकार है, ऐसा लोग कह देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1000 बार क्लियर किया है, बहुत सारे केसों में क्लियर किया है, आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। दूसरे पेज में मैं साफ साफ लिख देता हूं, आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए, आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट। इसके बावजूद कहा कि 15 के चौथे भाग में इसको जोड़ा गया है, आरक्षण दिया जाएगा। इवन तीसरे भाग में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात जो की गई है, वो तीसरे भाग में महिलाओं के लिए की गई है, यहां पर महिला और एवं बालक। और यहां पर क्या किया गया है? SC ST और अन्य जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हों, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े, इनको यहां पर दिया गया। तो क्लियर हुआ कि यहां पर आरक्षण दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो जो संरक्षण दिया जाता है, मैंने आपको बताया संरक्षण करता यानी राज्य को यहां पर केवल सक्षम बनाया गया है कि राज्य सक्षम है तो दे दे ये, लेकिन व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं बनता। इसीलिए तो अनुच्छेद 46 में ले जाके लिखे थे। और यहां लिख देने के बावजूद केवल राज्य सक्षम हो जाता है कि हाँ वो संरक्षण दे सकता है। यदि वो सक्षम है तो वो संरक्षण दे सकता है। अब राज्य अगर संरक्षण देता है तो कोई ये केस नहीं कर सकता कि आपने डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया, केवल इसलिए यहां पर लिखा हुआ है। इसलिए नहीं लिखा हुआ कि इसको मौलिक अधिकार मान लीजिए। लाइन याद कर रखिएगा, नहीं तो आपसे क्वेश्चन गलत होगा, फिर आप समझिएगा कि यहाँ पर गड़बड़ है। तो हमेशा के लिए ये लाइन याद रखिएगा, आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। संरक्षण केवल तभी तक दिया जाता है, या आरक्षण केवल तभी तक दिया जाएगा जब तक ये कमजोर हैं। जिस दिन ये कमजोरी खत्म हो गई, समझा गया कि अब इनको ये कमजोर नहीं रहे, उस दिन ये संरक्षण समाप्त हो जाएगा और केवल विभेद की समाप्ति बची रह जाएगी। ठीक है। तो मौलिक अधिकार विभेद की समाप्ति तो है, लेकिन मौलिक अधिकार आरक्षण नहीं है। इस बात को एकदम साफ साफ समझिएगा। तो यहां पर एक
मूल बात हमने क्लियर की कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो आरक्षण को मौलिक अधिकार की तरह मत लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे नेताजी लोग बोलते रहते हैं, और कभी मान लीजिए पीटी में क्वेश्चन ही आ गया या मेंस में हम लिखने के दौरान लिखे आरक्षण मौलिक अधिकार है, तो ध्यान रख के ये काम कीजिएगा, नहीं तो यहां गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब अनुच्छेद 15 का चौथा पार्ट हो गया। अब आते हैं हम उस मुद्दे पर जहां पर क्या है, अनुच्छेद का 15 का 5वां पार्ट। अब मैंने बताया था 15 का 3 पार्ट तक तो लिखा ही था, तो भाई 5वां खंड, चौथा खंड ही नहीं लिखा था, तो 5वां खंड लिखने की बात ही नहीं हो। तो 5वां खंड कब लिखा गया? 5वां खंड 2005 में लिखा गया, 2005 में लिखा गया, 93वें संविधान संशोधन से लिखा गया, 93वें संविधान संशोधन से ये 15 का 5वां पार्ट लिखा गया। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार 2004 से हो गई थी, 2005 में ये किया गया। तो कांग्रेस की सरकार थी और उस समय क्या है, शिक्षा या कहना चाहिए मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह थे, जिन्होंने इसमें विशेष इंटरेस्ट दिखाया और फिर फाइनली सरकार को एग्री किया और ये हुआ, है ना। ऐसे ही हम लोग आरक्षण की बात करेंगे नौकरियों में, तो उसकी बात करेंगे कि किनने क्या किया। तो यहाँ पर क्या है, उस परिस्थिति की बात मैं बता रहा हूं जब इन्होंने किया, तो वो समय था। ठीक है, तो यहां पर क्या है, 2005 में हुआ, 93वां संविधान संशोधन हुआ और 15 का 5वां पार्ट जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? जिसको लेकर मैंने सबसे स्टार्ट में ही बता दिया था वीडियो में कि राहुल गांधी ने कहा 15/5 को हम इंप्लीमेंट करवाएंगे। कि भाई क्या है कि राज्य आरक्षण कहाँ देता है? सरकारी जो कॉलेज हैं उनमें आरक्षण देता है, सरकारी कॉलेज में। लेकिन निजी शिक्षण संस्थान, निजी शिक्षण संस्थान, इनमें आरक्षण सरकार कैसे दे सकती है जब ये सरकार का ही नहीं है? तो निजी शिक्षण संस्थान में आरक्षण के लिए सरकार आदेश कर सकती है, निजी शिक्षण संस्थानों को भी आरक्षण देना पड़ेगा। इसको बनाने के लिए इस संविधान संशोधन को किया गया, अनुच्छेद 15 में 5 जोड़ा गया। यानी जो जातीय जनगणना का असर पड़ेगा वो यहां पर भी पड़ेगा कि जाति कितनी है, उस आधार पे क्या निजी शिक्षण संस्थानों में उनकी भागीदारी हो रही है या नहीं। क्योंकि आज की डेट में क्या है, सरकारी शिक्षण संस्थान बंद हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, लगातार आप देखते जा रहे हैं, और निजी शिक्षण संस्थान भारत में बड़ी तेजी से फैलते जा रहे हैं। ऐसे में यदि केवल सरकार ये से आरक्षण व्यवस्था देती है, वैसे में क्या होगा, शिक्षा में आरक्षण लगभग नलीफाई हो जाएगा, क्योंकि सरकार के पास स्कूल ही नहीं है, तब वहां पर आरक्षण देगा कैसे? तो क्लियर हुआ। तो बात ये हुई कि भाई जब शिक्षण संस्थान ही निजी क्षेत्र में चला जा रहा है और निजी शिक्षण संस्थान में आरक्षण नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये 2005 में ही सोच लिया गया था और उसके आधार पर निजी शिक्षण संस्थान में आरक्षण किया जा सकता है, इस बात को किया गया था। दूसरा, एक कंफ्यूजन लगातार था कि देखिए संरक्षण देना है, शिक्षा में संरक्षण देना है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा में तो हम संरक्षण दे सकते हैं या बेसिक शिक्षा में संरक्षण दे सकते हैं, सामान्य शिक्षा में संरक्षण दे सकते हैं, क्या जो हायर एजुकेशन है उसमें भी संरक्षण हो सकता है? यानी उच्च शिक्षा में आरक्षण हो सकता है क्या? उच्च शिक्षा में आरक्षण, इसमें आरक्षण हो सकता है क्या? तो ये आरक्षण विवाद का विषय था, इन्होंने क्लियर कर दिया। हाँ जी, राज्य चाहे तो उच्च शिक्षण संस्थान, किसी भी शिक्षण संस्थान में आरक्षण दे सकती है, उच्च हो निम्न हो, बेसिक शिक्षा देता हो, किसी में भी सरकार यदि चाहे तो आरक्षण दे सकती है। तो यहां पर देखा, उच्च शिक्षण संस्थान में जो थोड़ी बहुत विवाद था उसको भी समाप्त किया गया और विशेष रूप से निजी शिक्षण संस्थान में आरक्षण दिया गया। अब इस बात को अच्छे तरीके से समझना है कि निजी शिक्षण संस्थान माने क्या।
क्योंकि यहां पर जब कानून बना, केंद्र सरकार ने कानून बनाया, केंद्र सरकार, और ये बात राहुल गांधी जी अपने बयान में भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने ऑलरेडी कानून बना रखा है। क्या बना रखा है कानून केंद्र सरकार ने? कि निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दीजिए, लेकिन किन निजी शिक्षण संस्थान में आरक्षण होगा? अच्छा, निजी शिक्षण संस्थान में आरक्षण की एक छोटी सी बात पहले बता दूं, फिर यहां पर आता हूं मैं। निजी शिक्षण संस्थान में आरक्षण जब ये दिया गया था तो उस समय, जैसा कि आरक्षण जब भी दिया गया तो बड़े दंगे, तमाम सारी समस्याएं हुई। लोग इस बात को तैयार नहीं थे कि भाई आरक्षण दिया गया है तो उच्च शिक्षा में खासकर और निजी शिक्षण संस्थान में यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सीटें होती है। उच्च शिक्षण संस्थान में खासकर उन लोगों ने विरोध किया कि थोड़ी थोड़ी सीटें होती है, 15-20 सीटें होती हैं। आप जाए, कभी एमएससी में जाए, कभी एमए करें, कभी क्या होता है वो स्पेशलाइजेशन करें मेडिकल में, कभी इंजीनियरिंग में। तो जब भी आप क्या है हायर एजुकेशन में जाएंगे तो वहाँ सीटें क्या होती है, 10 या 20 या 30 ऐसी सीटें होती हैं। ऐसा थोड़ी होता है 500 सीटें हो गई। तो ऐसे में कम सीटें थी। अब इन्होंने रिजर्वेशन की बात भी कह दी हायर एजुकेशन में, तो हायर एजुकेशन वाले तो फट पड़े कि भाई ये क्या है, थोड़ी सी सीट है उसी में रिजर्वेशन भी दे दो आप। तो उस समय इसका समाधान हायर एजुकेशन में निकाला गया कि भाई ऐसा है, जितनी सीटें हैं उसमें आरक्षण नहीं देंगे, आरक्षण देने के लिए हम सीटों को उसमें ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए 20 सीटें हैं, तो 20 सीटों में ऐसा नहीं कि 50% आरक्षण में चली जाएंगी। अगर मान लीजिए हमको 10 या 12 सीट का आरक्षण देना है तो 12 सीट ऐड कर देंगे, यानी अब 32 सीट हो जाएंगे। जितनी सीटों का आरक्षण चाहिए उतनी सीटें ऐड कर दी जाएंगी, ताकि जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उस पर प्रभाव न पड़े और आरक्षण व्यवस्था यानी संरक्षण व्यवस्था भी लागू की जा सके। तब लोगों ने आंदोलन शांत किया। तो उस समय आंदोलन हुआ था, वो कब शांत हुआ था, किस बात से शांत हुआ था, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आरक्षण की व्यवस्था उस समय किस तरीके से की गई थी, आपको कभी काम आ सकता है लिखते पढ़ते वक्त। तो अब उसके बाद आगे यहाँ आते हैं कि केंद्र सरकार ने एक कानून बना रखा है। तो कानून में क्या बना रखा है? अभी मैंने उच्च शिक्षण संस्थान में आरक्षण में जो समस्या थी उसके बारे में डिस्कस किया था। अब देखिए निजी शिक्षण संस्थान में क्या समस्या है वो भी समझिए। केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है उसमें क्या कहा है? अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में यह लागू नहीं होगा। यानी आरक्षण अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में लागू नहीं होगा। निजी शिक्षण संस्थान में तो लागू होगा, लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में लागू नहीं होगा। आप छोटी सी नजर देंगे तो मैं आपको बताऊं कि शिक्षण संस्थान कैसे कैसे हैं। शिक्षण संस्थान देखिए 3-4 कैटेगरी के शिक्षण संस्थान हैं। या तो सरकारी शिक्षण संस्थान है, सरकारी शिक्षण संस्थान है, ठीक है, या कोई ट्रस्ट है, ट्रस्ट के माध्यम से चलाया जा रहा है और प्रबंधन सरकार कर रही है, प्रबंधन सरकार कर रही है। ऐसा भी हो सकता है भाई ट्रस्टी लोग ना हो तो अब सरकार प्रबंधन कर रही है, ठीक है। अगला हो सकता है, अब देखिए ये तो सरकार का हो गया, तो सरकार में आरक्षण की बात ही नहीं कर रहे। निजी लोग जब खोलेंगे, क्या है, दो ही प्रकार के लोग हैं, या तो बहुसंख्यक, बहुसंख्यक का स्कूल होगा या अल्पसंख्यक का स्कूल कॉलेज होगा। ध्यान रखें, जो निजी शिक्षण संस्थान है वो नीचे से लेकर ऊपर तक सब में, चूंकि अब नीचे वाले शिक्षण संस्थान में तो ऑलरेडी दिया गया था और उच्च शिक्षण संस्थान में दिक्कत थी जो यहां से दे दिया गया। तो यहां पर जब निजी शिक्षण संस्थान होंगे, निजी, तो ये या तो बहुसंख्यक लोगों द्वारा खोले गए होंगे या अल्पसंख्यक लोगों द्वारा। जो बहुसंख्यक लोग हैं वो यदि संस्थान खोलेंगे तो उसे बहुसंख्यक संस्थान कहेंगे, और जो अल्पसंख्यक लोग संस्थान खोलेंगे उसे अल्पसंख्यक कहेंगे। बहुसंख्यक कौन है और अल्पसंख्यक कौन है, अब यहां पर बात आती है। तो एक चीज समझ लीजिए, संविधान में बताया ही नहीं गया है कि बहुसंख्यक कौन है, अल्पसंख्यक कौन है। तो पता कैसे लगेगा बहुसंख्यक कौन है, अल्पसंख्यक कौन है? तो भाई इसके लिए भी एक व्यवस्था है।
बहुसंख्यक कौन है और अल्पसंख्यक कौन है, इसके लिए भी एक व्यवस्था दी गई है। क्या? 1993 में अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये इसका गठन किया गया कानून के माध्यम से। जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग गठित किया गया, इस कानून में केंद्र सरकार को यह परमिशन दी गई, केंद्र सरकार को यह परमिशन दी गई कि वो क्या करे, पहचाने कि कौन लोग अल्पसंख्यक है, कौन लोग बहुसंख्यक। परिभाषा नहीं करे, पहचाने। तो ध्यान रखें, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की परिभाषा नहीं है हमारे संविधान में, किसी कानून में भी परिभाषा नहीं है। केवल यहां केंद्र सरकार को पहचानने की अथॉरिटी दी गई है। पहचान के बताइए कौन अल्पसंख्यक कौन बहुसंख्यक। सरकार ने पहचान के बताया हिंदू बहुसंख्यक हैं, बाकी कौन है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, इन लोगों को बताया था कि ये लोग जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं। बाद में जैन लोगों ने कहा भाई हम लोग भी अल्पसंख्यक हैं, और सरकार ने मान लिया कि जी जैन लोग भी अल्पसंख्यक हैं। तो इतने लोग अल्पसंख्यक हो गए, सारे धर्म तो अल्पसंख्यक हो गए। और ये जो स्कूल कॉलेज खोलेंगे उसमें आरक्षण लागू नहीं होगा। तो कहां लागू होगा, यहां, यहां आरक्षण लागू होगा। ये अगला समस्या होने वाली है। ठीक है, तो क्या है, एक तो निजी शिक्षण संस्थान इस बात के लिए गए कि भैया हमारे ऊपर आरक्षण क्यों लागू हो रहा है, हम अपना पैसा लगा के एक बिजनेस व्यवस्था बिजनेस की तरह चलाते हैं निजी शिक्षण संस्थान। तो अब उसमें ये क्या है, तो उन्होंने कहा देखो शिक्षण संस्थान चलाना बिजनेस नहीं है भाई। उसने माना सुप्रीम कोर्ट ने कि शिक्षण संस्थान चलाना बिजनेस नहीं है, समाज के लिए भी आप बहुत कुछ करते हैं, इसीलिए सरकार बहुत सारी चीजें सस्ती दरों पर आपको प्रोवाइड करवाती है। इसलिए क्या है, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि समाज के लिए कुछ दें, और इसलिए आपको आरक्षण व्यवस्था यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो उच्च शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण व्यवस्था देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर क्या है, बहुसंख्यक हिंदुओं को आरक्षण देना पड़ेगा, लेकिन इनको आरक्षण नहीं देना पड़ेगा। ये बोन ऑफ कंटेंशन है, आज नहीं तो कल ये समस्या होगी। जो कानून बन चुका है, मैंने कहा जिसको इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं वही कानून के बारे में बता रहा हूं कि उस कानून में क्या लिखा है। अब बीजेपी इसे कैसे इंप्लीमेंट करती है, यानी प्रेजेंट डे सरकार जो है उसको कैसे इंप्लीमेंट करती है, ये देखने का विषय होगा। तो आप समझे कि क्या इंप्लीमेंट होने जा रहा है। निजी शिक्षण संस्थान, चूंकि अब शिक्षण संस्थान निजी ही हैं, तो निजी शिक्षण संस्थान में आरक्षण लागू होने जा रहा है, और उसमें केवल हिंदुओं के शिक्षण संस्थान पे आरक्षण लागू होगा, बहुत सारे ये शिक्षण संस्थान में आरक्षण लागू नहीं होगा। अच्छा, एक और छोटी सी बात कि बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस जो बड़े अच्छे अच्छे हैं इंग्लिश मीडियम के, वो हमारे यहाँ ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे हैं, या सिखों और जैनों द्वारा चलाए जा रहे हैं। ये लोग तो बाहर हैं, लगभग हर शहर में ये लोग चला रहे हैं, अच्छे अच्छे शिक्षण संस्थान चला रहे हैं। बाहर हैं तो बड़े अच्छे अच्छे शिक्षण संस्थान से आप गायब हो जाएंगे। आरक्षण दिया जाएगा और कहा जाएगा हाँ जी आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन केवल हिंदुओं के उसमें दिया जाएगा। ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, क्या इसमें संशोधन होगा, क्या सरकार संशोधन करेगी नहीं करेगी, या एज इट इज इंप्लीमेंट करेगी। क्योंकि भाई क्या होता है, ये वाला एंगल तो आता ही है अल्पसंख्यक बहुसंख्यक वाला, तो उससे कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि अभी तक परिभाषा भी नहीं है। तो पुरानी इस समस्या से कैसे निपटा जाएगा, ये तो आने वाली सरकार बताएगी आपको, है ना। तो अनुच्छेद 15(5), जिसका जहां तक हम लोग पहुंचना चाह रहे थे वहां तक आप पहुंच गए। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि अनुच्छेद 15(5), तो क्या अनुच्छेद 15 में 5वें भाग तक ही है, नहीं, एक भाग मोदी जी ने भी जोड़ा, यानी प्रेजेंट डे गवर्नमेंट ने भी जोड़ा।
तो यहां पर क्या है, अनुच्छेद 15 का 6वां पार्ट भी जुड़ा है। किस बात के लिए जुड़ा है, कब जुड़ा है? 2019 में जुड़ा है। 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से जुड़ा है। 103वें संविधान संशोधन में क्या है? ईडब्ल्यूएस का 10% अतिरिक्त आरक्षण शिक्षण संस्थाओं में, सभी प्रकार के शिक्षण संस्थाओं में दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, कमजोर वर्ग के लोग, कमजोर वर्ग के लोग, ये कौन है कमजोर वर्ग के लोग? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग। मैंने बताया था अनुच्छेद जो 15 का 4था पार्ट था, किस तरह के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए था? सामाजिक एवं शैक्षिक, केवल वो इतने लोगों को ही आरक्षण प्रोवाइड करवाता था। अब बोला गया आर्थिक भी जोड़ लीजिए, तो सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक क्षेत्र में जो कमजोर लोग हैं उनको आरक्षण मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में भी। ठीक है, तो यहां पर क्या है, 10% अतिरिक्त आरक्षण की बात। अब देखिए यहां पर क्या है, अतिरिक्त का मतलब क्या है, 50% आरक्षण दिया ही जा रहा था, प्लस में 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस का होगा, यानी आरक्षण बढ़ के कितना हो गया, 60%। मुद्दा ये भी है कि क्या 50% की सीमा आप तोड़ देनी चाहिए? 1992 में इंदिरा साहनी केस का फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि आरक्षण की सीमा किसी भी स्थिति में 50% से क्रॉस नहीं करनी चाहिए किसी भी साल में। तो यहां पर यह आरक्षण की सीमा 60% हो गई। तब सुप्रीम कोर्ट को दरवाजा खटखटाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत कठोर चीज नहीं है कि अब 50% का तोड़ा ही नहीं जा सकता, यदि आवश्यक हो तो उसमें विचार किया जा सकता है। तो यहां पर उनको आवश्यकता बताई गई, सरकार ने आवश्यकता समझाई और समझ में आया सरकार को, हाँ जी ठीक है जी, ठीक है। लेकिन इसके पीछे कुछ और समस्याएं हैं, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन लेटर ऑन किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस हो कि और ये 60% आरक्षण का क्या कैसा है, उनके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। लेकिन अभी बस इतनी बात समझ लीजिए, 50% की सीमा को पार करने वाला भी मुद्दा है, और वो भी मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया है, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं, और विपक्ष के नेता जब कोई मुद्दा उठाते हैं तो महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो ये बात का कम से कम ख्याल रख के हम लोगों को ये चीज समझनी पड़नी चाहिए कि भाई ये एक चीज हो गई कि 50% से अधिक, और दूसरा 15 का 5 जो इंप्लीमेंट करने वाले हैं वो क्या था। तो 15 का 5 वाला पार्ट तो अब तक हो गया। अब रही हमारी बात की ये क्या है, 60% या 70% या 80% क्या आरक्षण होगा, बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम लोगों ने केवल यहां पर बात जो खत्म करेंगे, ये बात समझिए कि ईडब्ल्यूएस का 10% अतिरिक्त आरक्षण, तो यहां जब लिखा बात अतिरिक्त आरक्षण तो उसका क्या मतलब होगा, तो ये अतिरिक्त आरक्षण का मतलब होता है। ठीक है, जब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस तो कौन होंगे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। अच्छा, ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग किस जाति से आएंगे? कभी कभी भाई एक सीधा आदमी कहता है सामान्य वर्ग से, तो क्या ये ऐसा लिखा हुआ है क्या संविधान में कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े? नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वो सभी लोग जो किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं प्राप्त करते, यानी किसी भी प्रकार का उनको संरक्षण नहीं दिया गया है, वो चाहे जिस जाति के हों, यदि उनको किसी भी प्रकार का
सामाजिक या शैक्षिक या किसी भी प्रकार का महिला होने के कारण या किसी प्रकार का होने के कारण उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं प्राप्त है, देन उनको ये 10% की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसमें क्या है कि अब दूसरे तरीके से समझिए तो वो सामान्य वर्ग ही है जिसको अभी तक आरक्षण नहीं प्राप्त है, तो सामान्य वर्ग के लिए हो जाता है, लेकिन ये शब्द संविधान में नहीं लिखा है। इस बात को खास रूप से, खास तौर से ख्याल रखना है। नहीं रखे तो मैंने क्वेश्चन गया, तो मैंने आपको बता दिया पीटी के क्वेश्चन किन किन मुद्दों पर क्या बात हो सकती है, और शैक्षिक रूप से आरक्षण की बात यदि मेंस में आती है तो उस पे ये इन्हीं पॉइंट्स पे आपको चर्चा, इन्हीं बातों पर चर्चा करनी होगी। अनुच्छेद 15 की ही चर्चा करनी पड़ेगी। तो अनुच्छेद 15 आई होप अब तक जो मैंने समझाया आपको इतना मैटर मिल गया होगा कि आप ये कर पाएंगे। ये सब तो आपके पास क्या है, पहुंच ही जाएगा। जितना मैंने यहाँ पर बोर्ड में लिखा है वो सब आपको पीडीएफ के माध्यम से पहुंच जाएगा। तो ये सब तो पहुंच ही रहा है और वीडियो बना भी रहे हैं। बस ये है कि आप सब्सक्राइब थोड़ी कम कर रहे हैं तो थोड़ी ज़्यादा बढ़ाइए, सब्सक्राइब बढ़ाएंगे और थोड़ी देखेंगे, और जब देखेंगे और कुछ लिखेंगे, कुछ कमेंट करेंगे, बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है और किन मुद्दों पर क्या चाहिए, तो उसी तरह के क्या है बनेंगे अपने वीडियो। ठीक है। तो ध्यान रख के भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो व्यवस्था इसी तरह से चलती है। तो अब इसी तरह से चले तो ये समझिए आपका भी योगदान, हमारा भी योगदान, आप भी थोड़ी योगदान कीजिए, मतलब अपना टाइम दीजिएगा। योगदान ये है। और दूसरी बात, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको लाइक कर दीजिएगा। और जो भी अगर दोस्तों को शेयर करना चाहें दोस्तों को शेयर कर सकते हैं ना। तो अगर ये सब करते रहेंगे तो हमारा भी साथ बना रहेगा और हम लोग आगे कंटिन्यू रहेंगे। तो इसके हम लोग आगे के पार्ट पे चर्चा करेंगे, नौकरियों वाले आरक्षण की अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।